हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अभ्युदय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हम लोगों ने कल की जो क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सूर्यवंश के बारे में। तो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से दोस्तों उसका लास्ट का जो 20-25 मिनट का जो वीडियो है वो क्रॉप हो गया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा पहले 20 मिनट की उसमें चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे का जो नया टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शायद सूर्यवंश का जो हम लोग कल का टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें हम लोग शेरशाह सूरी की जो न्याय व्यवस्था थी वहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसके आगे दोस्तों हमको देखना है कि शेरशाह सूरी के द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए गए थे, यानी भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि उसने क्या कार्य किए। ठीक, शेरशाह सूरी का भू राजस्व प्रशासन लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। देखिए, इतिहासकार कहते हैं या फिर अगर हम लोग भी इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने जो सबसे बेहतरीन कार्य किया, उसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यों में जो शामिल किया जाता है वो उसका भू राजस्व प्रशासन में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए वो भू राजस्व के क्षेत्र में किए। ठीक है, चलिए तो इसको देखेंगे हम लोग कि इस समय जब शेरशाह सूरी का या हम लोग सल्तनत काल देखते हैं, फिर मुगल काल देखते हैं, उसमें किसी भी राज्य के आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो दोस्तों लगान ही होता था, यानी भूमि के द्वारा जो उत्पादन होता था उस पर ही जो कर लगाए जाते थे वो पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत या मुगल काल हम लोग देखते हैं उसका सबसे प्रमुख स्रोत होता था। आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? लगान। और लगान किस पे लगाया जाता था? भाई जो भी आप उत्पादन करेंगे, जो भी कृषक उत्पादन करते थे। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी ने जो ये कार्य किए भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में, इसको अकबर ने भी इसको उसी तरीके से काफी चीजें इसकी एक्सेप्ट कर ली, यानी कि अकबर का अग्रगामी भी हम कह सकते हैं शेरशाह सूरी को। क्लियर दोस्तों, अकबर का अग्रगामी हम लोग कह सकते हैं शेरशाह सूरी को। चलिए, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसने जो कार्य किए उस कार्यों में दोस्तों हम लोग विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं थी। तो हम इसकी विशेषताओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की। रैयतवाड़ी, क्लियर। अब ये रैयतवाड़ी क्या होता है? देखिए, रैयतवाड़ी में क्या होता है दोस्तों कि जो किसान थे उनसे ही प्रत्यक्ष तौर पर उनसे ही संपर्क किया जाता था, यानी अगर लगान वसूला जाना है तो अब बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, नहीं, और सीधे ही जो कृषक हैं वो डायरेक्ट जाकर के और राज्य के कोष में उस लगान को जमा कर देंगे। तो किसानों के द्वारा प्रत्यक्ष जो संपर्क है उसी को हम रैयतवाड़ी कहते हैं। रैयत कहा जाता था किसानों को, और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होगी? जब किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर हम लोग क्या करेंगे? लगान की वसूली करेंगे। चलिए, अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये शेरशाह सूरी ने अपने पूरे पूरे राज्य में स्थापित की, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें इसको अभी लागू नहीं किया था, जैसे कि आपका मुल्तान का क्षेत्र हो गया, या फिर आपका दोस्तों क्षेत्र हो गया गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, यानी पश्चिमी जो प्रांत हैं उन सभी को इस रैयतवाड़ी व्यवस्था से दोस्तों अलग रखा गया था। ठीक, अब आप कहिए कि उनमें फिर क्या व्यवस्था चल रही थी? ठीक है, तो उसमें जो पहले से जो चली आ रही जो लगान की व्यवस्था थी, पहले से ही जिस तरह से राज्य लगान वसूल कर रहे थे उसको ही अभी भी कंटिन्यू किया गया। मतलब कि जैसे कि आपकी बटाई की जो व्यवस्था पहले क्या था, पहले जो भी उत्पादन होता था उसको खेत में ही उसकी बटाई कर ली जाती थी, उसको हम लोग गल्ला बटाई कहा करते थे। तो ये जो गल्ला बटाई की जो दोस्तों व्यवस्था है ये अभी भी मुल्तान में और पश्चिमी जो प्रांत के क्षेत्र हैं उनमें अभी भी ये व्यवस्था चल रही थी। बाकी की जो अन्य जो क्षेत्र थे उसमें रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ कर ली गई थी। क्लियर। अब ये दोस्तों जो ये गल्ला बटाई है, गल्ला बटाई की जो व्यवस्था है ये 3 तरह की होती थी। पहली इसको हम लोग बोलते थे खेत बटाई, ठीक। दूसरे को बोलते थे हम लोग लंग बटाई, और तीसरा हुआ करता था रात बटाई। क्लियर। खेत बटाई, लंग बटाई और रात बटाई, ये पुरानी व्यवस्था थी जिसको इसने मॉडिफाई करके बदल करके और रैयतवाड़ी प्रारंभ की थी। तो मैंने बताया कि जो गल्ला बटाई की जो प्रथा है व्यवस्था है ये आपकी मुल्तान के क्षेत्र में हो गई, या हम कह सकते हैं जो पश्चिमी प्रांत थे, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत थे इनमें इन्हीं व्यवस्था के आधार पर ही आय जो लगान था उसका निर्धारण किया जाता था। क्लियर।
तो एक इसकी रैयत वाली व्यवस्था होगी इसकी विशेषताओं में। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें दूसरा कार्य क्या किया। दूसरे कार्य में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने क्या किया कि भूमि की पैमाइश कराई। क्लियर, इसमें क्या करा दोस्तों, भूमि की पैमाइश। अभी भूमि की पैमाइश क्या है, यानी भूमि की माप कराना। मतलब पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या था कि भूमि का कोई भी नाप नहीं कराई जाती थी। अब जिस व्यक्ति के पास जो भी जमीन थी उसका एक अनुमान के आधार पर ही उसका लगान का निर्धारण कर दिया जाता था। पर शेरशाह सूरी ने इसमें रिफॉर्म किए कुछ, और उसने कहा कि जिस व्यक्ति के पास जितनी जमीन होगी उतनी जमीन के आधार पर ही उसको लगान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले की व्यवस्थाओं को खत्म करके उसने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश कराने के लिए, यानी भूमि की माप कराने के लिए इसने एक यूनिट प्रारंभ की, और उस यूनिट को हम कहते थे गज ए शिकंदरी। गज ए शिकंदरी। इसका एक मंत्री था अहमद खां। उस अहमद खां को जिम्मेदारी सौंपी गई भूमि की पैमाइश कराने की, और उसी ने गज ए शिकंदरी के द्वारा भूमि की माप जो माप वगैरह है उसका कार्य किया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि गज ए शिकंदरी से जमीन को तो नाप दिया गया, लेकिन अब यूनिट कौन सी इसने डिफाइन किया, यानी बीघा। यानी जमीन को बीघा में बांटा गया। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जो भी कृषक था उसकी सारी जमीनों को बीघे में नापा गया। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी बीघी जमीन है और उसी उतने ही बीघे जमीन के आधार पर लगान का निर्धारण किया गया है। ठीक, अब देखेंगे आप बीघे में क्षेत्रफल कितना था, तो 3600 वर्ग गज। 3600 वर्ग गज का एक बीघा होता था, और इसी क्षेत्रफल के आधार पर क्या होगा, लगान का निर्धारण कर दिया जाएगा। लोगों से, कृषकों से लगान वसूला जाएगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरी विशेषता इसकी क्या थी शेरशाह सूरी की। इसने क्या किया दोस्तों, जो लगान है उसका निर्धारण अब किसी के अनुमान के तहत नहीं, अब जो वास्तविक जो उपज होगी खेतों में, जो वास्तविक उपज होगी उसके आधार पर इसने क्या किया कि जो लगान है उसका निर्धारण किया। यानी उपज के आधार पर लगान का निर्धारण। ठीक है, एक तो हमने देख लिया इसने रैयत वाली व्यवस्था प्रारंभ की। दूसरा, भूमि की पैमाइश कराई। गज ए शिकंदरी यूनिट का इसने प्रयोग किया भूमि की पैमाइश करने के लिए, माप जोख करने के लिए, और उपज के आधार पर इसने किया लगान का वास्तविक निर्धारण किया। अगला हम लोग देखते हैं, इसने दोस्तों एक व्यवस्था और प्रारंभ की, रई व्यवस्था। रई व्यवस्था। अब ये रई व्यवस्था दोस्तों क्या है, रई को हम लोग देखेंगे। रई व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया कि अब कोई भी अगर कृषक है वो अपनी जमीन में मान के चलिए कि अलग अलग किस्मों की फसल पैदा कर रहा है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं है कि अब गेहूं में भी उतना ही लगान वसूला जाए, या अगर उसने तिलहन की कोई फसल बोई उसमें भी उतना ही लगान वसूला जाए। ये अब इस चीज को खत्म कर दिया गया। अब क्या था कि कृषक अपने खेत में जो भी किस्म की फसल पैदावार करेगा, उस किस्म की फसल की बाजार में जो वास्तविक कीमत होगी उसके आधार पर अब लगान का जो राजस्व का निर्धारण है उसके आधार पर किया जाएगा। तो इसको हम दोस्तों कहते हैं रई व्यवस्था। इसमें क्या है, फसल की किस्म व फसल की कीमत, फसल की किस्म और फसल की कीमत के आधार पर दोस्तों क्या किया इसने, जो राजस्व है उस राजस्व की वसूली की, यह लगान का निर्धारण किया। आप देखते हैं कि इसने जो है उपज का कितना प्रतिशत, कितनी मात्रा में इसने लगान वसूला। जो लगान का निर्धारण है वो उपज का कितने प्रतिशत का, इसके हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें दोस्तों इसने 500 पॉइंट है। इसने उपज का 1/3%, उपज का 1/3% लगान लगाया। जो राजस्व लगाया गया, जो कर लगाया गया वो वास्तविक उपज का 1/3% था। अच्छा, मैंने कहा था आपसे कि मुल्तान हो गया और जो पश्चिमी प्रांत हो गए, अदर जो पश्चिमी प्रांत हैं उन सबको इस व्यवस्था से अलग रखा गया था। तो इनमें जो लगान का निर्धारण था वो क्या गया, 1/4%। यानी उपज का जो ये क्षेत्र थे ये उपज का 1/4% लगान देते थे। अब हम लोग देखेंगे
कि इसने एक इसकी विशेषता में इसने एक और हम देखेंगे कि इसने जो दोस्तों लगान जो है उसको लगान की जो व्यवस्था है वो कृषकों को ध्यान में रखते हुए इसने कहा कि अब जो कृषक हैं वो लगान का भुगतान नगद में भी कर सकते हैं और जो फसल के आधार पर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर वो चाहें तो जो राजस्व है जो लगान है उसका भुगतान या तो चाहे तो नगद में कर दें और अगर वो चाहे तो जो उनका जो भी फसल हुई है उस फसल के रूप में कर दें। दोनों ही जो है ऑप्शन अवेलेबल है किसानों के पास, चाहे तो नगद में अपना भुगतान कर दें राजस्व का और चाहे तो फसल के रूप में कर दें। ठीक, इसने किसानों को ध्यान में रखते हुए एक और इनके लिए कार्य किया। इसने कहा कि अब कोई भी जो किसान है उसके लिए ये बहुत ही बड़ी फाउंडेशन नहीं है कि अगर मई में अगर राजस्व का निर्धारण किया गया है तो ऐसा नहीं कि मई में ही वो करे। मतलब कि इसने क्या किया कि जब भी किसान मान के चलिए रबी की फसल हुई तो रबी की फसल जब वो बिक्री करेंगे तो उसके बाद वो लगाकर भुगतान कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो जब खरीफ की फसल को बेचे तो उस समय भी ये कर सकते हैं लगान का भुगतान। यानी कि रबी और खरीफ दोनों की फसल को के समय ये क्या करेंगे लगान का भुगतान कर सकते हैं। यानी कि वर्ष में दो बार ये क्या कर सकते थे, किसानों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल था कि वर्ष में ही 2 बार अपनी इच्छा के अनुसार ही क्या कर सकते थे लगान का भुगतान कर सकते थे। ठीक है, अगला हम देखेंगे इसने एक कार्य और किया, इसने किसानों को जो भूमि है उसका पट्टा देना प्रारंभ किया। यानी कि इसने क्या किया, किसानों के नाम पर पट्टे देना प्रारंभ कर दिए। यानी भूमि का इसने पट्टा देना प्रारंभ कर दिया किसानों को और किसानों से कबूलियत पत्र भरवाने लगा। ठीक है, हमारे जो कोई कृषक है जो भूमिहीन है उसको अब राज्य क्या करेगा, पट्टे में जमीन दे देगा और कहेगा कि अब आप इस पे खेती करिए और जो भी उस पे उत्पादन होगा उसका क्या करेंगे, आप लगान का भुगतान करेंगे, उसके आधार पर लगान का भुगतान करेंगे। और साथ ही साथ इन सब बातों को एक कबूलियत पत्र में लिखवा लिया गया। कबूलियत पत्र मतलब क्या है, आज की डेट में हम जो देखते हैं एफिडेविट। ठीक, तो एफिडेविट यानी कबूलियत पत्र इसने भराया किसानों से और उसमें बकायदा लिखा होता था कि कितने प्रतिशत आपको लगान देना है, किस फसल पे, ठीक, किस फसल पे कितने प्रतिशत लगान देना है, वो सारी चीजें उस कबूलियत पत्र में नोट रहती थी। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसने जो उत्पादन है उस पर ये डायरेक्ट कर तो लगा ही लगा है, उत्पादन पर कुछ अन्य भी इसने कर आरोपित किए, कुछ अन्य भी करों पर इसने वसूली की, वो हम देखते हैं। और कुछ अन्य कर कौन कौन से थे, अन्य करों में हम दोस्तों देखते हैं कि एक कर था जिसका नाम था जरीमाना और एक कर होता था दोस्तों महाशिलाना। जरीमाना एक कर हो गया और एक कर हो गया महाशिलाना। ये जरीमाना और महाशिलाना ये क्या है दोस्तों, ये जरीमाना है जो आपका जो भू राजस्व जो लगाया गया है, जो राजस्व आपसे लिया गया है उस राजस्व का 2.5%, इस राजस्व का 2.5% होता था जरीमाना कर। और एक जरीमाना कर दोस्तों था क्या, ये था सर्वेक्षण शुल्क। सर्वेक्षण शुल्क जरीमाना क्या था दोस्तों, सर्वेक्षण शुल्क था जो कि राजस्व का 2.5% वसूला जाता था। और दोस्तों हम देखेंगे कि महाशिलाना क्या है, महाशिलाना है दोस्तों कर संग्रह शुल्क, संग्रह शुल्क कहलाता था महाशिलाना और ये था राजस्व का 5%। क्लियर, जरीमाना और महाशिलाना इसने कर वसूले। साथ ही साथ इसने दोस्तों एक और कर भी इसने वसूला और उस कर को हम लोग देखेंगे, उस कर को हम लोग कहेंगे आपदा कर। इस कर को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आपदा कर। यानी कि इसने एक तरह से किसानों को जो उत्पादन है या जो खेती है उसका इंश्योरेंस की प्रथा प्रारंभ की, इंश्योरेंस देना प्रारंभ किया। ये कितना दोस्तों लिया गया, आपदा कर, जो भी किसान से राजस्व लिया जाता था इस राजस्व का 2.5%। आपदा कर क्या था, राजस्व का 2.5%। मतलब कि अगर किसी साल कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि उस किसान की जमीन में कोई भी फसल नहीं हुई या फिर आपदा या फिर क्या हो गया, सूखा पड़ गया, तो उस सूखे की हालत में जो राज्य है
वो क्या करेगा, उन किसानों का लगान तो माफ कर ही देगा और साथ ही साथ उनको क्या करेगा, अपनी तरफ से सहयोग देगा। और इसी के लिए क्या किया गया, इनसे राजस्व का 2.5% आपदा कर के रूप में वसूला गया। ठीक है, यानी कि विपदाओं के लिए क्या किया गया, राजस्व का 2.5% वसूला गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने इनके अतिरिक्त भी ये आय के कुछ अन्य जो स्रोत थे वो क्या थे, आय के जो अन्य स्रोत थे उनमें किसको किसको इसने शामिल किया, आय के जो अन्य स्रोत हैं उसमें किसको किसको शामिल किया। हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक जजिया कर लगाया जाता था। जजिया कर यानी कि शेरशाह सूरी के समय जो राज्य की आय का एक स्रोत जजिया कर भी था। एक और का स्रोत था आय का, वो था व्यापारिक कर। क्या दोस्तों, व्यापारिक कर यानी कि व्यापारियों से उनके माल में जो वसूला जाता था वो व्यापारिक कर हो गया। एक और कर था जो कि टकसालों पर लगता था, टकसालों पर कर लगता था। ठीक है, एक और कर था जैसे कि युद्ध में जो लूट का जो माल प्राप्त होता था उसको भी राज्य का 1% उसमें भी निर्धारित रहता था कि जो भी युद्ध अगर हो रहे हैं उसमें अगर जो भी लूट का माल मिल रहा है उसमें राज्य का एक निश्चित प्रतिशत होगा, वो भी राज्य की आय का एक स्रोत होगा। यानी युद्ध के माल का प्रतिशत, ठीक है, युद्ध के माल का प्रतिशत ये भी राज्य की आय का एक स्रोत हो गया। साथ ही साथ हम देखेंगे उपहार के द्वारा। अभी उपहार में क्या होगा, जैसे कि कोई अन्य राज्य अगर अपनी तरफ से कोई उपहार पेश कर रहा है या फिर जो सूबेदार थे, परगने के जो शिकदार वगैरह थे, वो अगर शहंशाह के पास अपनी तरफ से कोई उपहार भेंट कर रहे हैं तो वो भी एक आय का स्रोत में इसकी भी गणना कर ली जाती थी। अब देखेंगे हम लोग भू राजस्व प्रशासन के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शेरशाह के द्वारा कार्य किया गया और वो कार्य था दोस्तों मुद्रा से संबंधित, यानी मुद्रा व्यवस्था का जो इसने बड़ी अच्छी तरीके से मुद्रा व्यवस्था का संचालन किया उसको हम लोग देखेंगे। मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पहले से चले आ रहे हैं मिश्रित धातु की जो मुद्राएं थी, मिश्रित धातु से बनी हुई जो मुद्राएं थी, उनको पूरी तरीके से इसने निषिद्ध कर दिया, उनको इनवैलिड कर दिया। मिश्रित धातु से बनी मुद्राओं को पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया और सोने, चांदी तथा तांबे से शुद्ध धातुओं से कुछ मुद्राओं का, शुद्ध धातुओं की जो शुद्ध धातुएं हैं उनसे बने सिक्कों का इसने चलन प्रारंभ किया। यानी कि शुद्ध सोना, चांदी और तांबे की मुद्राओं का इसने चलन किया। अब देखिए सोने की जो दोस्तों मुद्रा थी उसको कहा जाता था अशरफ, सोने की मुद्रा कहा जाता था दोस्तों अशरफ। चांदी की मुद्रा को दोस्तों कहा जाता था रुपया और जो तांबे की मुद्रा थी इसको कहा जाता था दोस्तों दाम। ठीक, सोने का अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये तीन तरह की इसने मुद्राओं का प्रचलन किया। और ये तीनों ही जो मुद्राएं थी एक निश्चित ही इनका एक निश्चित आकार व माप होता था। यानी कि एक निश्चित आकार एवं माप की इसने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं ग्रहण की, जिनको अशरफ, रुपया और दाम कहा जाता था। क्लियर है? अब हम देखते हैं कभी कभी आपसे जो इसकी चांदी का जो रुपया है और जो दाम है इसका कभी कभी आपसे दोस्तों अनुपात पूछ लेता है। तो इनका अनुपात दोस्तों 1:64 का होता था। चांदी का, रुपया और दाम का जो अनुपात था वो 1:64 था। कभी कभी आपसे इनका वजन पूछ लिया जाता है। तो जो दोस्तों जो रुपया है इसका वजन था 180 ग्राम और दाम का वजन दोस्तों था 380 ग्राम। यानी कि रुपया 180 ग्राम का होता था और दाम दोस्तों 380 ग्राम का होता था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इस समय कुछ और भी मुद्राएं थी जो कि चलन में थी।
जैसे कि दमड़ी, एक मुद्रा थी दमड़ी, वो भी अभी चलन में थी। एक मुद्रा थी जीतल, ये भी चलन में थी। तो हम देखेंगे किसने अशरफ, रुपया और दाम का जो चलन प्रारंभ किया ही किया, साथ ही अभी भी दमड़ी और जीतल अभी भी चलन में थी। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जो जनता थी, जो आम जनता है, वो कौन सी इनमें से कौन सी मुद्रा का ज्यादा इस्तेमाल करती थी। तो हम देखते हैं कि जो ये दोस्तों दाम है, ये आम जनता की मुद्रा कहलाती थी। आम जनता की मुद्रा, जो दाम है, तांबे का जो दाम है, ये क्या है, ये आम जनता की मुद्रा है। यानी अगर आम जनता कोई भी खरीदारी करने जा रही है, अपने राजस्व का भुगतान कर रही है, लगान का भुगतान, तो उस वो पढ़ाई किसमें करती थी, दाम में क्या करती थी। तो आम जनता की मुद्रा अगर पूछा जाता है आपसे कि शेर शाह के समय में आम जनता की मुद्रा कौन सी थी, तो हम बताएंगे कि दाम। क्लियर। एक चीज और ध्यान में देने लायक है कि इसके समय में 23 टकसालें काम कर रही थी, यानी 23 टकसालें इसके समय में क्या थी, वो अस्तित्व में थी। ठीक, जहां पर क्या था, ये सिक्के बनाए जाते थे, ये सिक्के ढाले जाते थे, जहां पर भी सिक्के ढाले जाते हैं उनको टकसाल कहते हैं। और इसके समय में 23 टकसालें काम कर रही थी। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ और कारणों के बारे में हम लोग देखते हैं। हमने सिक्का तो देख लिया, सोना चांदी और तांबे का सिक्का है, साथ ही दमड़ी और जीतल है, इनका अनुपात क्या है, भार क्या है, ये हमने देख लिया। आम जनता की मुद्रा हमने देख लिया। अच्छा, इस समय जो किसान थे उनके पास, मैंने पहले भी बताया कि इनके पास ऑप्शन खुला हुआ था, वो चाहे तो अपनी जो भी उपज है उस फसल को ही राजस्व के रूप में जमा कर सकते हैं, या फिर उस फसल को बेच करके और नकद में भी भुगतान कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन थे आम जनता के पास, चाहे तो वो नकद में भुगतान करे और चाहे तो वो उपज के रूप में भुगतान करे। अच्छा, अब देखिए व्यापारियों के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध इसने लगाए, वो भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, उसमें हम लोग देख लेंगे कि जो इसने जनहित की जो कार्य किए, उसमें हम लोग देख लेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो शेर शाह ने जनहित के लिए भी कुछ बड़े अच्छे कार्य किए, आम जनता के लिए जनहित में कुछ कार्य किए जो कि इसके बहुत ही हम लोग कहेंगे कि प्रशंसनीय कार्य थे जनहित में। एक तो इसने दोस्तों क्या किया कि व्यापारियों पर इसने प्रतिबंध लगाया, इसने व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाया। और ये प्रतिबंध दोस्तों क्या था कि कोई भी व्यापारी अपनी जो भी उत्पाद है, अपनी जो भी वस्तु है, उस पर राज्य के द्वारा जो निर्धारित जो राशि है उससे ज्यादा नहीं वसूल कर सकता। यानी कि अगर हम कहें कि एमआरपी से अधिक नहीं वसूल सकता। ठीक है, एमआरपी से अधिक नहीं वसूल सकता कोई व्यापारी। जो भी राज्य अधिकतम राशि उसका तय करेगी, उससे ज्यादा कोई भी व्यापारी वसूल नहीं कर सकता जनता से, अपना सामान नहीं बेच सकता उसको। एक चीज इसने और बढ़िया किया जनहित में, इसने कहा कि अगर कोई भी व्यापारी हमारे राज्य में अपना माल लेकर के आ रहा है, अपनी वस्तु को लेकर के आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रांत में उससे कर वसूला जाएगा। कर केवल 2 ही बार वसूले जाएंगे। एक तो जब वो सीमाओं में प्रवेश करेगा, यानी कि सीमा शुल्क। मान लीजिए बाहर का कोई व्यापारी है, तो वो क्या करेगा कि अगर लेकर के उस राज्य के अंदर अपनी वस्तु को लेकर के आ रहा है व्यापार करने, तो एक तो उससे जब वो सीमा में प्रवेश करेगा, मान लीजिए पश्चिमी प्रांत से आ रहा है, तो जब वो सिंध मुल्तान के क्षेत्र से भारत में प्रवेश करेगा, तब उससे एक बार वसूल लिया जाएगा कर। तो एक बार हो गया सीमा से, और दूसरी बार जब वो व्यापारी अपनी वस्तु की बिक्री करेगा, तो बिक्री शुल्क, यानी जब वो क्या करेगा, जब उस व्यक्ति का विक्रय कर रहा होगा उस समय उससे कर वसूला जाएगा। तो एक बार सीमा शुल्क और दूसरा बिक्री शुल्क। इसके अलावा किसी से भी अन्य किसी भी तरह का, व्यापारियों से अन्य किसी भी तरह का कर वसूल नहीं किया जाता था। एक बार सीमा में प्रवेश करते समय और दूसरी बार उसका विक्रय करते समय। ठीक है, इसके जनहित में अगर हम लोग देखें, इसमें जनहित के इसके और कौन से कार्य थे, तो इसके सबसे जो महत्वपूर्ण एक कार्य इसका माना जाता है वो था सड़कों की स्थापना। इसने क्या किया, आम जनता के लिए सड़क और सरायों की स्थापना की। आम जनता के लिए कुछ मुख्य सड़कों की और सरायों की स्थापना की। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। शेर शाह सूरी ने अपने राज्य में मुख्य 4 राष्ट्रीय मार्गों के, अगर कहते हैं उस समय वो भी राष्ट्रीय मार्ग ही थे, तो
तो 4 मुख्य मार्गों की स्थापना करें, सड़कों की। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देखते हैं। ठीक है, ये है आपका आगरा। भाई आगरा क्या था? प्रशासन का केंद्र बिंदु था। तो इसने दोस्तों एक जो सड़क की स्थापना की, एक जो सड़क बनाई वो थी, यहाँ पे था लाहौर। तो लाहौर से ये आपका दिल्ली हो गया, लाहौर से दिल्ली और आगरा होते हुए और यहाँ कलकत्ता में सोनार था और बंगाल में सोनार था। एक मुख्य सड़क की स्थापना की लाहौर से दिल्ली और आगरा होते हुए सोनार तक। एक ये इसकी एक सड़क हो गई, यानी कि लाहौर से और सोनार बंगाल तक एक सड़क हो गई। इसको कहा जाता था शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था इसको। इसी को बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहने लग गए। तो यही आपकी क्या है? जीटी रोड है। दूसरी इसने एक मार्ग की जो निर्माण कराया वो था दोस्तों आगरा से और बुरहानपुर तक। एक अन्य जो सड़क थी वो कहां से जाती थी? आगरा से और दोस्तों बुरहानपुर तक। ठीक, एक तो सड़क हो गई लाहौर से कलकत्ता तक जो कि दिल्ली और आगरा होते हुए जाती थी। दूसरा जो मार्ग हो गया वो आगरा से बुरहानपुर तक हो गया। तीसरा जो मार्ग था वो आगरा से और चित्तौड़ तक, आगरा से दोस्तों चित्तौड़ तक। इसी को बाद में आगे जोधपुर तक भी बढ़ाया गया। तो आगरा से चित्तौड़ तक एक तीसरा मार्ग हो गया, आगरा से चित्तौड़ जोधपुर तक। क्लियर है ना? आगरा से चित्तौड़ और जोधपुर जो सड़क मार्ग है वो तीसरा सड़क मार्ग था। और चौथा इसने जो दोस्तों बनाया वो था लाहौर से और मुल्तान तक। ठीक, लाहौर से मुल्तान, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। और ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कि शेरशाह सूरी के 4 मार्ग दे दिया जाएगा आपसे और कह दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो हमको ध्यान देना है लाहौर से सोनार, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान, ये 4 ही राजमार्ग से बनवाए थे किसने? शेरशाह सूरी ने। क्लियर? अब एक इतिहासकार है दोस्तों डॉक्टर कानूनगो, उन्होंने जो शेरशाह सूरी की जो सड़क है और जो सराय हैं उनको राज्य की धमनियों में संज्ञा दी है। ठीक, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी के राज्य में धमनियां किसे कहते थे। ठीक है, तो हम बताएंगे सड़क एवं जो सराय थी इनको किसकी संज्ञा दी गई? राज्य की धमनियों की। सड़क और सरायों को, सड़क और सरायों को दोस्तों संज्ञा दी गई राज्य की धमनियां। ठीक है, सड़क और सरायों को दोस्तों संज्ञा दी गई राज्य की धमनियां की। और किसके द्वारा? डॉक्टर कानूनगो के द्वारा। अच्छा, कुछ और चीजें देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या किया कि जो इसने सड़क बनवाई थी, जो इसने राजमार्गों का निर्माण किया था, हम लोगों ने दोस्तों चर्चा की थी कि जो प्रोफेसर कानूनगो है, डॉक्टर कानूनगो, इन्होंने शेरशाह सूरी की जो सड़क है और जो उसके द्वारा जो निर्मित सराय हैं उनको राज्य की धमनियों की संज्ञा दे दी। ठीक है, यानी कि शेरशाह सूरी ने क्या किया था? जो भी इसने राजमार्ग बनवाए थे, जो भी सड़कों का इसने निर्माण कराया था, उन सड़कों के किनारे किनारे इसने सरायों की व्यवस्था की थी। सरायों का भी निर्माण कराया था। सरायों का निर्माण क्यों कराया था? ताकि अगर कोई राहगीर या कोई भी अगर मुसाफिर, कोई भी व्यापारी अगर जा रहा है उस राजमार्ग से तो वो रात्रि में विश्राम कर सकता है बिना किसी समस्या के। वो राजमार्गों के किनारे में स्थित जो भी सराय हैं उनमें वो आराम से विश्राम कर सकता है। साथ ही साथ अपना जो व्यापार के लिए माल लेके जा रहा है उसको जमा करा सकता है। ठीक है, उसके भोजन पानी का भी प्रबंध उन्हीं सरायों में किया जाएगा। उसके जो जानवर हैं उनके भी दाना पानी का प्रबंध इन सरायों में ही किया जाएगा। ठीक है, और इन सरायों में इन जो राहगीर हैं इनकी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
क्लियर है। इन अधिकारियों में दोस्तों दो तरह के अधिकारी थे, एक तो मुस्लिम अधिकारी थे जो क्या करते थे कि जो मुस्लिम राहगीर थे, व्यापारी थे, उनको जो है भोजन पानी का प्रबंध करते थे। हिंदुओं के लिए हिंदू अधिकारी और व्यक्ति होते थे जो हिंदुओं की सुविधाओं का ख्याल रखते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इसने क्या किया, इसने सड़क का भी निर्माण कराया। हम लोगों ने चर्चा कर ली है कौन कौन कितनी सड़कों का निर्माण कराया इसने, सड़क व सरायों का भी निर्माण कराया। अब दोस्तों जो सराय हैं वो सिर्फ अब व्यक्तियों के रुकने की ही कार्य में नहीं प्रयोग में ली जा रही थी, ये साथ ही साथ ये जो सराय है ये डाक चौकियों के रूप में भी प्रयोग में ली जा रही थी, डाक चौकियों के रूप में। यानी जो सराय है ये डाक चौकियों का भी कार्य कर रही थी। डाक चौकी का कार्य कैसे, मान के चलिए अगर प्रांत के जो राज्य है उसके एक किनारे से और राजधानी तक या फिर दूसरे किनारे तक कोई समाचार लेकर के जाना है, कोई समाचार पहुंचाना है, तो क्या किया जाएगा कि वहां से एक घुड़सवार उस समाचार को लेकर के और अपने नजदीकी चौकी तक आएगा। इन चौकियों में या सरायों में हमेशा दो घुड़सवार हमेशा ही तैयार रखे जाते थे, दो घुड़सवार हमेशा तैयार रहते थे इस सरायों में, जिनको डाक चौकियों में कन्वर्ट कर दिया गया था। और जैसे ही एक घुड़सवार समाचार को लेकर के आया, तुरंत दूसरा घुड़सवार उसे समाचार लेकर के वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाता था। इस तरह से वो अगले सराय में पहुंच जाता था और वहां की डाक चौकी में जो घुड़सवार होता था उसको समाचार दे देता था। इस तरीके से शेरशाह सूरी ने बहुत ही तेज समाचार के प्रवाह के लिए, ताकि एक किनारे से और राजधानी तक दूसरे किनारे तक कोई भी मैसेज बड़ी तेजी के साथ कन्वे हो सके, इस वजह से उसने क्या किया था, बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम उसने बना रखा था। और डाक चौकियां सरायों में डाक चौकियों का भी कार्य किया जा रहा था। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से दोस्तों जो सराय हैं वो एक कार्य में और प्रयोग में आने लगे, ये मंडियों के रूप में प्रयोग में आने लगे। ठीक, ये जो सराय हैं, सराय डाक चौकी के रूप में तो प्रयोग में आ ही रही थी। ठीक, व्यक्तियों के रहने के लिए यानी धर्मशाला के रूप में भी प्रयोग में आ रही थी, धर्मशालाओं के रूप में, और साथ ही साथ जो सराय है मंडियों के रूप में प्रयोग में आने लगे। यानी कि राज्य के एक छोर से कोई व्यापारी आ रहा है, वो अपने माल को लेकर के यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरीके से दूसरा व्यापारी भी अपना माल लेकर के यहाँ आ जाएगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा, व्यापारियों या फिर आम जनता के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय वगैरह हो जाएगा। क्लियर ना। यानी कि सराय क्या है, अब मंडी के रूप में भी प्रयोग में आ रही थी, डाक चौकियों के रूप में भी प्रयोग में आ रही थी, और धर्मशालाओं के रूप में भी प्रयोग में आ रही थी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या कार्य किए जदीद में। इसका एक और बहुत ही अच्छा कार्य रहा दोस्तों, इसने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बड़ा बढ़िया कार्य किया, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों इससे पहले के जो भी मुस्लिम राजा हुए, अगर हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के देख लें या फिर मुगल वंश के इसके पहले के जो शासक थे उनको देखते हैं अगर हम, तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही कुछ कार्य किए, मुस्लिम्स के लिए ही कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बहुत ज्यादा खास हमें कार्य दिखाई नहीं देता। लेकिन शेरशाह सूरी ने मुस्लिम के साथ ही साथ हिंदुओं के लिए भी शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की। यानी अब क्या था, मुस्लिम भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और साथ में हिंदू भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के दरबार में दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, इसी का समकालीन था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत की रचना की। इसने क्या किया दोस्तों, पद्मावत की रचना की मलिक मोहम्मद जायसी ने। हम देखते हैं कि इसने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी कार्य किया ठीक ठाक। उसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें एक और इसने बहुत बढ़िया कार्य किया, और वो कार्य था इसका, इसके द्वारा एक दान विभाग की स्थापना करना। इसने एक दोस्तों दान विभाग की स्थापना की। ठीक, इसमें क्या था, इस विभाग का कार्य क्या था कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति होंगे, बुजुर्ग होंगे, बीमार होंगे, अपाहिज होंगे, उन सबको जो भी जरूरत है उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। उनको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो गरीब जो भी जनता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है, उनकी बेटियों का विवाह के लिए भी सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। इसी दान विभाग का कार्य था। दान विभाग का दोस्तों कार्य था कि दान विभाग लंगर का आयोजन करवाता था, और जो भी गरीब लोग थे इस लंगर में आकर के मुफ्त में भोजन प्राप्त कर सकते थे। साथ ही साथ दान विभाग जो है समय समय पर
कपड़ों का भी दान करता था। जो भी गरीब व्यक्ति थे उनको सर्दियों में हो गया चादर वगैरह वितरित किए जाते थे। तो हम लोग देखते हैं कि इसने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राम विभाग की इसने स्थापना कर रखी थी। ठीक है, इसने बहुत ही सुंदर कल पड़ गई थी ना, उसने बहुत ही सुंदर जो है एक ग्राम विभाग की स्थापना कर रखी है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इससे कुछ अन्य निर्माण कार्यों की हम लोग बात करते हैं। शेरशाह के कुछ निर्माण कार्यों की हम लोग बात करते हैं। एक तो देखिए इसका जो शेरशाह सूरी जो मार्ग है वो इसके निर्माण कार्यों में इसके जो है श्रेष्ठ निर्माण कार्यों में गिना जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसने पाटलिपुत्र, बिहार का जो पाटलिपुत्र है उसकी जगह पर इसने पटना नगर की स्थापना की, पटना नगर बसाया। एक हम लोग देखते हैं कि कन्नौज में इसने शेरसूर नाम से एक नगर की स्थापना कराई। पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना कर दिया, कन्नौज में इसने शेरसूर नगर की स्थापना की। साथ ही हम लोग देखते हैं कि इसने जो है सासाराम में, बिहार के सासाराम में इसने एक मकबरे का निर्माण कराया है। इसने बिहार के सासाराम में एक मकबरे का निर्माण कराया जो कि अपने स्थापत्य कला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। इसने जो है कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे इसी मकबरे में मुझे दफनाया जाए, इसलिए जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसी के मकबरे में इसको दफना दिया जाता है, सासाराम का मकबरा। चलिए ये भी स्थापत्य कला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हम लोग शेरशाह के बारे में बाकी सारी चीजें तो पढ़ी ली थी, इसका जो पूरा जीवन परिचय वगैरह सब कुछ पढ़ चुके थे हम लोग। इसकी मृत्यु हम लोगों ने देख ली थी, इसकी मृत्यु कब हो रही है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं इसके उत्तराधिकारियों के बारे में कि इसके जो है इसके शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात इसका जो साम्राज्य है, इसका जो राज्य है वो उसमें जो है शासन किसने किया है, इसके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। शेरशाह के उत्तराधिकारी, ठीक है, शेरशाह के उत्तराधिकारी। जब दोस्तों इसकी जब मृत्यु हुई उस समय इसके दो पुत्र जीवित थे। एक पुत्र का दोस्तों नाम था आदिल खां और एक पुत्र का नाम था जलाल खां। ठीक है, अपनी मृत्यु से पहले ही इसने अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने बड़े पुत्र आदिल साहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपनी मृत्यु से पहले इसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है दोस्तों 22 मई 1545 को, कहा कालिंजर अभियान में इसकी जब मृत्यु होती है उस समय जो दोस्तों ये जो आदिल खां है ये जो है मारवाड़ा के क्षेत्र में व्यस्त था, यानी कि रणथंभौर, मारवाड़ा रणथंभौर के अभियान में व्यस्त था। ये रणथंभौर में था। और जो जलाल खां था ये रांची के क्षेत्र में था। ठीक, तो जैसे ही इनके पास खबर पहुंचती है पिता की मृत्यु की तो ये जलाल खां जो है तुरंत कालीचर पहुंच जाता है। आदिल खां चूंकि दूर था इसलिए इसको आने में समय लगता है और जलाल खां रांची से कालीचर जल्दी पहुंच जाता है। जब ये कालीचर पहुंचता है तो यहीं पर इसके जो अन्य जो सूबेदार थे, ये जो अमीर जो वर्ग थे, अमीर व जो सामंत थे, इन सामंतों ने क्या किया कि इस जलाल खां को इसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक, इनका मानना था जो आदिल खां है ये इतना श्रेष्ठ प्रशासक नहीं है, इतना अच्छा प्रशासक नहीं है, बहुत ही इसको जो है राजनीति कूटनीति का बहुत ज्यादा इसको ना इंटरेस्ट है, ना ही बहुत ज्यादा अनुभव है। लेकिन जलाल खां क्या है, एक कुशाग्र बुद्धि का एक शासक साबित हो सकता है। इस वजह से इन लोगों ने जलाल खां को अपना उत्तराधिकारी या शेरशाह का उत्तराधिकारी और अपना अगला शासक घोषित कर दिया। क्लियर है। जलाल खां ने दोस्तों, अब एक देखिए जलाल खां, जहां सब देखते हैं कि जलाल खां इसका उत्तराधिकारी बन गया। तो अब जलाल खां ने जो है क्या किया, जलाल खां ने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। जलाल खां ने क्या किया, इस्लाम शाह की उपाधि धारण की और इसकी गद्दी पर बैठ गया, यानी कि अब खुद को इसने अपना अगला जो है खुद को इस पूरे सूर्य वंश का अगला सम्राट घोषित कर दिया। क्लियर है।
यानी कि जो जलाल खां है, जलाल खां अगला शासक बन गया सूर्यवंश का। ठीक, जो इस्लाम शाह है जलाल खां, ये भी अपने पिता के नक्शे कदम में चला और ये भी एक बहुत ही कुशल प्रशासक सिद्ध हुआ, बहुत ही कुशल सम्राट सिद्ध हुआ। और अपने जीवन काल में इसने अपने जब तक ये जिंदा रहा, यानी कि इसने इसका जो शासन देखा जाए तो 1545 से लेकर के और 1553 तक रहा, तो अपने पूरे शासन काल में इसने अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, अपने राज्य को बहुत ही मजबूत बना के रखा। जो भी विद्रोह भी इसमें हुए, उन विद्रोहों का इसने बड़े ही कठोरता के साथ, निर्दयता के साथ दमन किया। लेकिन इस्लाम शाह के सामने कुछ चुनौतियां थी, इस्लाम शाह के सामने कुछ चुनौतियां अभी मेरे को दिख रही थी। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी चुनौती में अगर हम देखते हैं तो इसका भाई जो था आदिल खान, इस आदिल खान की चुनौती इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस्लाम शाह के सामने। दूसरी चुनौती थी आजम हुमायूं निजामी की, दूसरी इसके सामने दोस्तों चुनौती थी आजम हुमायूं निजामी की, जो कि पंजाब का सूबेदार था, जो कि पंजाब का सूबेदार था। इसकी जो है चुनौती थी, यानी इसने भी बहुत ही बार विद्रोह किए। एक और सूबेदार था ख्वास खां, इसने भी इसके समय में विद्रोह किया और इसका विद्रोह को वैसे तो इस्लाम शाह ने बड़ी सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन ख्वास खां की भी जो समस्या थी वो भी इसके सामने बहुत ही गंभीर समस्या थी। और सबसे बड़ी दोस्तों जो समस्या थी वो थी मुगलों की, मुगलों की जो समस्या थी, क्योंकि अब हुमायूं इस समय तक हुमायूं 1552 आते आते 1551 तक हुमायूं ने लाहौर, कंदहार, मुल्तान का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और हुमायूं अब क्या है, अब हुमायूं ने अपनी खोई हुई जो शक्ति है उसको वापस से प्राप्त कर लिया। और वापस से प्राप्त करने के बाद अब हुमायूं ने अपना ध्यान आकर्षित किया भारत में अपने जो खोए हुए जो राज्य है, भारत का जो अपना राज्य है जो इससे 1545 में इसके पिता शेरशाह ने छीन लिया था, उसको वापस पाने के लिए अब इसने 1552 में प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। और इसी प्रयास में हम देखते हैं कि 1552 में क्या हो रहा, आजम खान ने, ये जो आजम खान है इसने 1552 में इस आजम खान ने विद्रोह किया। और जब इस आजम खान जब विद्रोह करता है मतलब आजम हुमायूं निजामी, एक निजामी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो जब 1552 में आजम हुमायूं निजामी जब विद्रोह करता है तो उसका फायदा उठा करके हुमायूं भी, जो हुमायूं है ये भी सिंध तक अपनी सेना लेकर के आ गया। ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे तक हुमायूं भी अपनी सेना लेकर के आ गया। जैसे ही इस्लाम शाह को पता चला कि निजामी जो विद्रोह है उसका फायदा उठा करके हुमायूं भी भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तो इस्लाम शाह भी अपनी सेना लेकर के और सिंध की तरफ चल दिया। ठीक है, जब इस्लाम शाह अपनी सेना लेकर के पहुंचता है तो उसकी संगठित सेना लेकर के जो हुमायूं के जो सैनिक हैं वो युद्ध करने का विचार त्याग देते हैं और हुमायूं को वापस से जो है कंधार वाले क्षेत्र में जाना पड़ जाता है। हुमायूं को वापस इस सिंध वाले क्षेत्र से मोर्चा छोड़ करके और वापस जाना पड़ गया। ठीक, इस तरह से हुमायूं की जो समस्या है कुछ समय के लिए दूर हो गई, लेकिन ये समस्या हमेशा के लिए दूर नहीं होती। क्लियर है। अब जो इस्लाम शाह है इस वाले विद्रोह का, निजामी विद्रोह का इसने दमन किया कठोरतापूर्वक और ये वापस से आगरा की ओर चल देता है, वापस से आगरा की ओर चल देता है। और यहीं पर 1553 ईस्वी में अस्वस्थ होने के कारण, बीमार पड़ जाने के कारण बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी इसने क्या किया, इसका जो भाई है आदिल खान, ये आदिल खान भी समय समय पर मोर्चा खोल दे रहा था, विद्रोह कर दे रहा था, तो आदिल खान का भी इसने बड़ी ही निर्दयतापूर्वक दमन किया और आदिल खान को आखिरकार कश्मीर वाले क्षेत्र में भागना पड़ा। इस तरीके से सफलतापूर्वक इसने अपने भाई आदिल खान का विद्रोह का दमन कर दिया। दूसरी समस्या आजम हुमायूं निजामी की थी। 1552 में इसने विद्रोह किया और इसी के विद्रोह का फायदा उठाकर हुमायूं भी भारत में प्रवेश करने की कोशिश किया, लेकिन इस आजम हुमायूं निजामी के विद्रोह को भी इसने दबा दिया। ख्वास खां एक सूबेदार था, इसने भी समय समय पर विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन ख्वास खां के विद्रोह को भी इसने सफलतापूर्वक दबाने में सफलता पा गया। अब देखते हैं हम लोग मुगलों की जो समस्या है,
मुगलों को तो 1552 में इसने वापस भेज दिया हुमायूं को, हुमायूं वापस चला गया। लेकिन ये जो समस्या है अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अभी जो इस्लाम शाह है वो तो जो है अपनी शक्ति को केंद्रित करके रखे हुए हैं, अपने शासन को मजबूत बना के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है 1553 ईस्वी में, तो इसका जो राज्य है वो अस्थिर हो जाएगा। यानी कि इसका जो एक मजबूत राज्य है इसमें ये जो है बहुत ही छोटे छोटे सूबों में बढ़ जाएगा, बहुत ही छोटे छोटे जो साम्राज्य है उनमें अलग अलग बढ़ गया। और देखते हैं हम लोग कि जो वहां के सूबेदार थे उनने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो हम देखते हैं हम इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी, हम इस्लाम शाह के आगे की घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु होती है, और इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात इसका जो पुत्र था फिरोज खान, इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र फिरोज खान, इसको जो है इसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और उत्तराधिकारी बना के फिरोज खान को इसकी गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन फिरोज खान का मामा, जिसका नाम था महाविश खान, ठीक है, फिरोज खान का दोस्तों मामा जिसका नाम था महाविश खान नहीं दोस्तों, मुबारिश खान, मुबारिश खान। इस फिरोज खान का मामा मुबारिश खान इसकी हत्या कर देता है, ठीक। ये जो पुत्र है इसका फिरोज खान, ये महज 12 वर्ष की आयु में ही, 12 वर्ष का था, 12 वर्ष की आयु में ही ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसका जो मामा है मुबारिश खान, ये इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद इसने दोस्तों इसने आदिल शाह की, मोहम्मद आदिल शाह की उसने उपाधि धारण की। मुबारिश खान ने उपाधि धारण कर ली दोस्तों किसकी, मोहम्मद आदिल शाह की। क्लियर है, मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके ये इसने खुद को दिल्ली की गद्दी पर स्थापित कर दिया। क्लियर है। तो हम देखते हैं फिरोज का महज 12 वर्ष का था, महज 3 दिन बाद ही, 3 दिन हुए थे, 3 घंटे, 3 दिन बाद ही मुबारिश खान ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं को इसने शासक घोषित कर दिया और उपाधि धारण कर ली मोहम्मद आदिल शाह की, ठीक। लेकिन दोस्तों जो ये मोहम्मद आदिल शाह है ये बहुत ही अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, बहुत ही अयोग्य शासक था, विलासतापूर्ण जीवन जीने में ज्यादा भरोसा करता था ये। और इसका एक सेनापति हुआ करता था, नाम था उसका दोस्तों हेमू, ठीक। हेमू जो है अच्छा प्रशासक था, ठीक, जो है सेनापति भी बढ़िया था, प्रशासक अच्छा था, बहुत ही योग्य व्यक्ति था। तो इसने आदिल शाह ने दोस्तों क्या किया, आइए हम लोग उसको इरेज करते हैं और देखते हैं प्रश्न। मोहम्मद आदिल शाह 1553 गद्दी पर। और इस मोहम्मद आदिल शाह का दोस्तों एक सेनापति था, मोहम्मद आदिल शाह का एक सेनापति था और उस सेनापति का दोस्तों नाम क्या था, हेमू। मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति है, इसका नाम दोस्तों हेमू, बहुत ही योग्य व्यक्ति था ये। तो इस मोहम्मद आदिल शाह ने इस हेमू के नियंत्रण में ही पूरा अपना साम्राज्य छोड़ दिया और स्वयं जो है भोग विलास में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लग गया आदिल शाह। अब जब दोस्तों आदिल शाह अपने साम्राज्य में कोई रुचि ले ही नहीं रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनेक जो सामंत हैं, अनेक जो सूबेदार हैं वो विद्रोह करेंगे ही। तो आदिल शाह का ये दोस्तों एक भाई था जिसका नाम था इब्राहिम था। आदिल शाह का दोस्तों भाई था जिसका नाम था इब्राहिम था। इसने क्या किया, इसने आगरा व दिल्ली में इसने अधिकार स्थापित कर लिया, विद्रोह किया और इसने आदिल शाह को हटा करके और स्वयं आगरा व दिल्ली पर इसने अपना अधिकार कर लिया। किसने, इब्राहिम खान ने। कौन थे इस आदिल शाह का, ये चचेरा भाई था, आदिल शाह का चचेरा भाई था, ठीक है। जब इब्राहिम खान आगरा और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है उसी समय दोस्तों पंजाब के क्षेत्र में शेर शाह का भतीजा जिसका नाम था अहमद था, पंजाब के क्षेत्र में शेर शाह का भतीजा था, शेर शाह का भतीजा जिसका नाम था अहमद खान, ठीक। इस दोस्तों अहमद खान ने उपाधि धारण की सिकंदर
शाह की। इस अहमद खान ने दोस्तों उपाधि धारण कर ली किसकी, सिकंदर शाह की, और पंजाब में विद्रोह कर दिया। ठीक, और पंजाब में विद्रोह करने के बाद इसने अपने घुड़सवार सेना लेकर के और कहां पर आ जाता है, आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसने क्या किया, पंजाब में विद्रोह किया। नाम क्या था, अहमद का कौन था, शेर शाह का भतीजा था। उपाधि धारण कर ली इसने सिकंदर शाह की, और ये आता है आगरा और दिल्ली वाले क्षेत्र में, आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर अभियान करता है। इस जगह पे इब्राहिम खान शासन कर रहा था, जिसने अभी आदिल शाह को उठा करके और राज्य प्राप्त किया था। तो अब क्या होगा दोस्तों, सिकंदर शाह और इस इब्राहिम खान के बीच में युद्ध होगा, जिसमें इब्राहिम खान परास्त हो जाएगा। और जो सिकंदर शाह है, ये अब सिकंदर शाह, जो सिकंदर शाह है दोस्तों, अब ये पंजाब, आगरा और दिल्ली, इन तीनों क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। ठीक है, सिकंदर शाह दोस्तों क्या करेगा, पंजाब, आगरा और दिल्ली, इन तीनों क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। जो इब्राहिम खान है दोस्तों, ये इब्राहिम का यहां से परास्त होने के बाद और ये संभल वाले क्षेत्र में भाग करके चला गया। ठीक है, इब्राहिम का संभल वाले क्षेत्र में भाग के चला गया। सिकंदर शाह के नियंत्रण में पंजाब, आगरा और दिल्ली आ गए। ये जो दोस्तों जो आदिल शाह है, जिसको इब्राहिम खान ने आगरा और दिल्ली से हटा दिया था, फिर आदिल शाह जो है चुनार और बिहार वाले क्षेत्र में चला जाता है। ये केवल कहां पर रह गया, इसका शासन केवल चुनार और बिहार में रह गया भाई, क्योंकि शेर शाह के पूरे साम्राज्य में इसने अपना अधिकार स्थापित किया था, उसके उत्तराधिकारी को मारने के बाद फिरोज शाह को। लेकिन अब क्या है कि इब्राहिम खान ने इसे आगरा और दिल्ली छीन लिए। ठीक है, संभल इसके हाथ से निकल ही गया था, पंजाब सिकंदर शाह ने छीन लिया, तो अब इसके पास केवल रह गया चुनार और बिहार। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात जो सूर्य वंश का एक संगठित और मजबूत जो साम्राज्य था, वो भी कई भागों में बट गया। तो हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो इस साम्राज्य है, यह साम्राज्य 5 भागों में बट गया। इस्लाम शाह की जैसे ही मृत्यु हुई, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ये जो इसका साम्राज्य है, ये 5 भागों में बट गया और 5 अलग अलग शासकों ने यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उनमें से जो पंजाब का, आगरा और दिल्ली का जो दोस्तों क्षेत्र है, उस पर अधिकार कर लिया किसने, सिकंदर शाह सूर्य ने। ये भतीजा शेर शाह का भतीजा है सिकंदर शाह सूर्य, उसने पंजाब, आगरा और दिल्ली में अधिकार कर लिया। ठीक है, संभल का जो क्षेत्र है, संभल के क्षेत्र में, संभल के क्षेत्र में दोस्तों अधिकार कर लिया 24 मिनट। संभल के क्षेत्र में दोस्तों अधिकार कर लिया किसने, इब्राहिम खान ने। ठीक है, सिकंदर शाह सूर्य पंजाब, आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में, संभल के क्षेत्र में इब्राहिम खान, जिसने आदिल शाह को हटा करके आगरा और दिल्ली से अधिकार किया हुआ था, लेकिन बाद में सिकंदर शाह सूर्य ने इब्राहिम खान से भी आगरा और दिल्ली को छीन लिया। तो इब्राहिम खान कहाँ चला गया, संभल में चला गया, और संभल में जाकर उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं चुनार और बिहार में कौन है, चुनार और बिहार का जो क्षेत्र है, इस चुनार और बिहार के क्षेत्र में आदिल शाह, चुनार और बिहार के क्षेत्र में आदिल शाह ने अपने आप को शासक घोषित कर रखा था। ठीक, यानी चुनार और बिहार आदिल शाह के नियंत्रण में हो गए, और इसका सेनापति कौन है, हेमू। आगे हम लोग अकबर का, जब हम लोग अकबर को पढ़ेंगे तब उस समय हम लोग हेमू के बारे में थोड़ा और चीजें बुझाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गुजरात का क्षेत्र और मालवा का जो क्षेत्र है, गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र है, इस पर अधिकार कर लिया था बाज बहादुर ने। गुजरात और मालवा के क्षेत्र पर बाज बहादुर ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। और फिर बचा दोस्तों बंगाल। ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्र में दोस्तों मोहम्मद खान, तो बंगाल में दोस्तों मोहम्मद खान ने अपने नियंत्रण स्थापित कर रखा था।
ठीक, सिकंदर शाह सूर, इब्राहिम खां, मोहम्मद आदिल शाह, बाज बहादुर और मोहम्मद खां सूर। मोहम्मद खां सूर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि जो एक शेर शाह का एक जो शक्तिशाली और केंद्रित जो साम्राज्य है वो अब 5 भागों में बट चुका है। 5 अलग अलग शासकों ने यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब दोस्तों जब एक साम्राज्य असंगठित हो जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बाहर के जो आक्रांता हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनकी नजर भी इसमें टिक जाएगी और वो भी वापस से भारत में आने का प्रयास करने लग जाएंगे। उन्हीं में से एक था जो व्यक्ति बहुत समय से भारत में आने की कोशिश में लगा हुआ था, वो व्यक्ति था हुमायूं, जिसने 1552 में भी आने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम शाह की सतर्कता की वजह से उसका वो अभियान सफल हो नहीं पाया। इस वजह से अब उसके पास हुमायूं के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर था कि अब वो भारत में प्रवेश करे और जो है इन अलग अलग जो स्वतंत्र जो शासक हैं इनको हरा करके और अपनी खोई हुई जो शक्ति है उसको वापस से पा ले। तो ये हम लोग देखते हैं कि आगे जो है किस तरीके से सूर्यवंश की समाप्ति हुई और किस तरह से एक बार फिर से मुगल वंश वापस भारत में स्थापित हो गया। ठीक है, ठीक है। मई 1555 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने पंजाब के क्षेत्र का अभियान किया। हुमायूं ने पंजाब में प्रवेश किया। उस समय पंजाब, आगरा और दिल्ली का शासक कौन है? सिकंदर शाह। सिकंदर शाह दिल्ली में उस समय बैठा हुआ था और पंजाब में उस समय पंजाब का जो क्षेत्र था ये इसने तातार खां और हैबर खां अपने 2 सामंतों को, अपने 2 सूबेदारों को नियुक्त कर रखा था। कहां पर? पंजाब में। ठीक, यानी कि तातार खां और हैबर खां क्या है? इसके सेनापति हैं। तो सिकंदर सूर ने तातार खां और हैबर खां के नियंत्रण में, इन दोनों के अंडर में इसने क्या किया? अपनी सेना को भेजा हुमायूं से लड़ने के लिए। और जो है मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कब? मई 1555 में। किसके किसके बीच? हुमायूं और इसके जो सिकंदर सूर के जो सेनापति हैं तातार खां और हैबर खां के बीच। ठीक, और इसमें क्या होता है? हुमायूं को सफलता मिलती है और सिकंदर सूर की सेना परास्त हो जाती है। इस तरह से मच्छीवाड़ा ने युद्ध जीत लिया। अगला दोस्तों हम लोग एक युद्ध देखते हैं अंतिम, जिसके बाद सूर्यवंश की समाप्ति हो जाएगी और मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। अगला युद्ध हम लोग दोस्तों देखते हैं सरहिंद का युद्ध। क्लियर ना? मच्छीवाड़ा के युद्ध में हारने के बाद अब सिकंदर सूर स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए सरहिंद नामक स्थान पर आएगा और यहाँ पर हुमायूं से टकराएगा। यानी सरहिंद का जो युद्ध हो रहा है किसके किसके बीच हो रहा है? हुमायूं के बीच और सिकंदर शाह सूर के बीच। ठीक, कब होता है ये युद्ध? ये 22 जून 1555 को हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी की सेना के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में भी हुमायूं दोस्तों विजय हो जाता है। हुमायूं विजय हो जाती है और सिकंदर शाह सूरी इसमें परास्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो दोस्तों सरहिंद का जो युद्ध है ये एक निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध से क्या हो गया कि जो सूर्यवंश है उस सूर्यवंश की समाप्ति हो गई, क्योंकि सिकंदर शाह सूरी इस समय पंजाब, दिल्ली और आगरा की गद्दी पर नियंत्रण करे हुए हैं। यानी कि अब जो दिल्ली की जो गद्दी है अब इस पर अधिकार किसका हो गया? वापस से मुगलों का अधिकार हो गया। तो ये दोस्तों जो सरहिंद का जो युद्ध है ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। ठीक है, और इस युद्ध के द्वारा दोस्तों क्या हो रहा है कि जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश की सत्ता दोस्तों समाप्त हो गई और भारत में एक बार फिर से दोबारा जो है मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो गई। मुगल वंश की जो सत्ता है भारत में एक बार फिर से स्थापित हो गई। मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो गई। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली में प्रवेश करता है और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली में प्रवेश करेगा। अब क्या करेगा? ये दिल्ली में अपना वापस से राज्याभिषेक कराएगा। ठीक है, यानी कि 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली में प्रवेश किया, अपना राज्याभिषेक कराया और अपने आप को इसने फिर से जो है भारत का सुल्तान घोषित कर दिया।
लेकिन हुमायूं बहुत समय तक अपनी सत्ता का उपभोग नहीं कर पाया और 20 जनवरी 1556 को ये अपने जो है महल की सीढ़ियों से, जिसका नाम था दीन पनाह जो महल है, इसमें एक लाइब्रेरी से बनवाया हुआ था पुस्तकालय, उसकी सीढ़ियों से हुमायूं फिसल के गिर जाता है और 4 दिन बाद 24 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इस समय इसका पुत्र अकबर, जो कि 14 वर्ष की अवस्था का था, 14 वर्ष का था, इस समय पंजाब कलानौर में एक अभियान में व्यस्त था और इसका वहां पर उस अभियान में उस अकबर की सहायता कर रहा था बैरम खां। ठीक, तो जब इसकी मृत्यु का समाचार बैरम खां को मिलता है, वो कहां पर थे? अकबर कलानौर में था। अकबर कलानौर, जब बैरम खां को इसकी मृत्यु का समाचार सुनता है तो ये कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। बैरम खां कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर देता है और अकबर को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने देख लिया किस तरह सूर्यवंश की समाप्ति हो गई और मुगल वंश वापस से सत्ता में आ गया। कल के हम लोग टॉपिक में दोस्तों स्टार्ट करेंगे अकबर को, और हम लोग अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अकबर भी भारत का शेरशाह सूर और अकबर, इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो इस पीरियड में ये दोनों सबसे बड़े शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।